हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, स्टडी विद शशांक में आप सभी का स्वागत। हम लोग डिस्कस करेंगे जी हाँ साइंस के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सभी लोगों से कहना चाहूँगा, सभी भाई बहन गणेश कहना चाहूँगा, क्लास स्टार्ट होने से पहले कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। जो चीज़ आपको ना आए उसको नोट डाउन करना है और अपने अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं। और एक सरकारी सीट पक्की करनी हो तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए डिस्कस करते हैं आज का अपना सेशन साइंस से संबंधित। जी हाँ, इसमें पहला प्रश्न है, जी हाँ, किस उपकरण से वैद्युत धारा मापी जाती है। जी हाँ, वैद्युत धारा किससे मापी जाती है? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। जल्दी से आंसर दीजिए सभी भाई बहन और गणनी। वैद्युत धारा को किससे मापा जाता है? जी हाँ, वैद्युत धारा को मापा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, एमीटर से। जबकि वोल्ट मीटर से मापा जाता है आपका विभवांतर को, और जबकि ओम मीटर से नापा जाता है किसको? ओम मीटर से नापा जाता है आपको प्रतिरोध को। जी हाँ, किसको? प्रतिरोध को, जिसको रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। सेकेंड प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, सदिश राशि का उदाहरण क्या है? जी हाँ, सदिश को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर। ये इंग्लिश का नाम है सदिश का, वेक्टर। राशि का उदाहरण क्या है? विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। बात करते हैं ये सदिश होता क्या है। जी हाँ, ऐसी चीज़ मतलब जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों चीज़ों, परिमाण तथा दिशा दोनों चीज़ों, वो आपका सदिश या वेक्टर कहलाता है। जिसमें केवल परिमाण और केवल मात्रा और 5 किलो इसमें दिशा नहीं है, तो ये आपका अदिश कहलाएगा। सदिश राशि का आपका उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, एक डूबे हुए पिंड पर एक डूबे हुए पिंड पर पानी द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल, जी कौन सा बल लगता है? उत्प्लावन बल लगता है। इसको किसी और दूसरे भी नाम से जाना जाता है, वो दूसरा नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। जी हाँ, दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, दूसरा नाम आपका है राइट आंसर। सभी स्टूडेंट दीजिए, सभी भाई बहन गणनी दीजिए। बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में आपको सफलता दिलाएंगे, एक नया कॉन्फिडेंस आपको दिलाएंगे। आपका जो राइट आंसर है, उत्प्लावन बल को जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, उत्क्षेप। जी हाँ, उत्क्षेप। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, आपको न्यूमेरिकल से संबंधित भी प्रश्न है। जी हाँ, न्यूमेरिकल है, आपको पढ़िए न्यूमेरिकल को। ध्वनि तरंगों की गति कितनी दी गई? जी हाँ, बात करते हैं गति 700 मीटर प्रति सेकंड। हम गति को लिखते हैं v से, कितना दिया गया? 700। नेक्स्ट आपका और ध्वनि तरंगे 700 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेंगी? दूरी दी गई है जिसको हम लोग s से करते हैं, दूरी 7 किलोमीटर या 7000 मीटर। कितना समय लेंगी? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर आप सभी स्टूडेंट को देना है कि कितना समय लेंगी। जी, हम लोगों को एक फॉर्मूला मालूम है, दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय। जब समय निकालना है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? दूरी लिख लेंगे। जी हाँ, क्या चीज़ लिख लेंगे? दूरी। दूरी आपकी कितनी है? 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर आपकी क्या हो जाएगी? जी हाँ, 7 किलोमीटर आपका हो जाएगा 7000। 7000 बटे 700 करेंगे तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 10 सेकेंड हो जाएगा। जी हाँ, क्या हो जाएगा आपका? 10 सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। जी हाँ, कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। जी हाँ, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के अवरोध से न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 4 विकल्प आपके सामने। हमारे जो ध्वनि सुनते हैं मस्तिष्क में कितनी देर तक रहती है? जी हाँ, आपको बता दें 1/10 सेकेंड तक मस्तिष्क पर उस ध्वनि का मतलब प्रभाव रहता है। और दूरी कितनी होनी चाहिए? दूरी होनी चाहिए, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, 17.2 मीटर की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिया गया है। आपके सामने एक दर्पण है। दर्पण किस प्रकार का है? अवतल दर्पण। जी हाँ, अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी है। वस्तु रखी है आपकी वक्रता केंद्र पर। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जी हाँ, प्रतिबिंब पूछा गया है कि आपका अवतल दर्पण है। जी हाँ, अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा जबकि आपकी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है? जी हाँ, प्रतिबिंब बनेगा आपका राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। जी हाँ, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? कमेंट बॉक्स में आंसर। आपका जो राइट आंसर है, प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। किस कारण इंद्रधनुष बनता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ,
जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दीजिए। सभी भाई बहन गृहिणी को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी आपका राइट आंसर है इंद्रधनुष बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रकाश का प्रतिबिंबम एवं अपवर्तन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंद्रधनुष एक स्पष्ट या अच्छा उदाहरण है किसका है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। जी हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। अब आज में पूछा क्या गया है, ये एक परिपथ है। जी हाँ, एक परिपथ है जिसमें किसी बिंदु से 1 सेकंड में 20 कूलाम आवेश गुजरता है। जी हाँ, आवेश कितना गुजरता है, 20 कूलाम गुजरता है। तो उसमें प्रभावित धारा का मान ज्ञात कीजिए। 4 विकल्प आपके सामने। एग्जाम में न्यूमेरिकल से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से कोई भी एग्जाम हो, सीटेट का भी एग्जाम हो, उसमें साइंस में न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं। ग्रुप डी का हो, रेलवे का, उसमें भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। जी हाँ, आवेश और धारा का। जी हाँ, Q को हम लोग बोलते हैं आवेश। Q इक्वल टू क्या होता है, IIT। जी हाँ, Q इक्वल टू IT। हमको निकालना क्या है, धारा का मान निकालना। I को हम लोग धारा कहते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा इक्वल टू Q अपॉन T। जी हाँ, क्या हो जाएगा, Q अपॉन T। और Q आपका कितना दिया गया है, 20। जी हाँ, Q का मान है 20 और T का मान है 1। तो आपकी जो धारा हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 20 एम्पियर की धारा प्रभावित होगी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा जाता है। जी हाँ, एक तार की लंबाई को दोगुनी कर दिया गया। जी हाँ, तार की लंबाई को दोगुनी कर दिया गया है तो अमीटर की रीडिंग डैश कम हो जाती है। अमीटर की रीडिंग या वैद्युत धारा का मान कितना कम हो जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी स्टूडेंट को। 4 विकल्प आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, ये निकाला कैसे जाता है, इसका एक फॉर्मूला उसका होता है, लेकिन आपको अभी बता रहे हैं। डिटेल में पढ़ने के लिए आपको साइंस की क्लास देखनी पड़ेगी। जिस चीज़ में दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। जी हाँ, एमीटर की रीडिंग कम हो जाती है कितनी, आधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने डैश समानता विद्युत तापमान उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, विद्युत तापमान या विद्युत का लेपन होता है उपकरणों में किसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, हाईली गलनांक वाली जो वस्तु होनी चाहिए उसका प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त विकल्प में आपको देखिए कौन सी चीज़ है जिसका गलनांक सर्वाधिक होता है या इन विकल्पों में से अधिक होता है। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, नाइक्रोम। जी हाँ, नाइक्रोम होता है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है। ये मिक्स धातु किससे मिलकर बनी होती है आपको मालूम होना चाहिए। मिश्र धातु आपकी बनी होती है। जी हाँ, निकल से, निकल प्लस क्रोमियम तथा Fe को क्या बोलते हैं हम लोग, आयरन। जी हाँ, 3 धातुओं की एक मिश्र धातु बनी होती है नाइक्रोम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि अर्धचालक शब्दावली में डोपिंग क्या है। जी हाँ, डोपिंग क्या है, जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। डोपिंग क्या है, डोपिंग के बारे में पूछ लिया गया है। जी हाँ, डोपिंग है आपकी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अशुद्धता। जी हाँ, इम्प्योरिटीज प्रतिशत को बढ़ाने की ये प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला इनके द्वारा स्थापित की है। जी हाँ, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित किया गया, कमेंट बॉक्स में आंसर। 4 विकल्प आपके सामने, 4 वैज्ञानिक आपके सामने, सभी को आंसर देना है। सभी भाई बहनों गणियों को देना है। सबको जय हिंद, वंदे मातरम। जो भाई बहन अगरनी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपकी सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की कराने की। जी हाँ, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई है आपकी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, विक्रम साराभाई के द्वारा। जी हाँ, विक्रम साराभाई के द्वारा स्थापित की गई है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल अधिकतम होता है। जी हाँ, आकर्षण बल अधिकतम होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। जिसमें अणुओं के बीच आकर्षण बल या दूर दूर कम भागते हैं, किसमें है, कौन सा विकल्प आपका है। आपका जो राइट आंसर है ठोसों में आकर्षण बल अधिक होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं, किस अनुपात में
उपस्थित होते हैं। आपको बात करते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, फिर डिटेल में हम लोग सुपर फास्ट अंदाज में पढ़ेंगे। जी हाँ, पानी को लिखते हैं हम लोग H2O। हाइड्रोजन का द्रव्यमान भार होता है 1, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान भार कितना हो जाएगा 2। ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो क्या आ जाएगा आपका 1:8। जी हाँ, 1:8। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1:8। इसमें एक प्रश्न और बनता है। जी हाँ, प्रश्न क्या बनता है, जी हाँ H2O है, इसमें आयतन पूछ लेंगे कि आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं 2, हाइड्रोजन की अणु संख्या 2 और ऑक्सीजन की अणु संख्या 1, तो आपका आयतन का अनुपात हो जाएगा 2:1। जी हाँ, ये आपका हो जाएगा आयतन का अनुपात, जिसको वॉल्यूम बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है तरल अवस्था में। जी हाँ, तरल अवस्था में, गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहते हैं। जी हाँ, कोई लिक्विड है, लिक्विड से गैस में रूपांतरित हो रहा है। जी हाँ, लिक्विड से गैस में रूपांतरित होता है, इसको क्या कहा जाता है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना है सभी स्टूडेंट को देना है, सभी भाई बहनों घरनियों को देना है आंसर। तथा क्लास को अच्छी लग रही हो, आपके लाभदायक हो, तो क्लास को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड को साथ में शेयर कीजिए। इसको कहा जाता है जी आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वाष्पीकरण। जी हाँ, वाष्पीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ न्यूमेरिकल संबंधित प्रश्न है, केमिस्ट्री से संबंधित है। परमाणु क्रमांक कितना है 36 और इसका आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। आपको बात करते हैं इसका उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। 36 किसका परमाणु क्रमांक, जी हाँ 36 आपका क्रोमियम का। जी हाँ, क्रोमियम का 36 और परमाणु क्रमांक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जी हाँ, बी इज द राइट आंसर। 2, 8, 18 और 8। एक किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 हो सकते हैं। 8 के बाद उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा और 18 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। जी हाँ, प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। कौन सा एक तत्व रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। प्लूटोनियम, टाइटेनियम, यूरेनियम और थोरियम। बच्चे क्या देखते हैं, इसमें पूछा गया कि रेडियो एक्टिव तत्व है तो प्लूटोनियम लगा देते हैं, जबकि प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तभी अच्छे नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। आपका जो राइट आंसर है रेडियो एक्टिव तत्व नहीं, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टाइटेनियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा लवण अम्लीय है। जी हाँ, लवण की बात की जा रही है। लवण किससे बनता है, लवण बनता है अम्ल और क्षार से, और जिसकी मात्रा, अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो लवण आपका अम्लीय लवण कहलाता है। इसमें कौन सा लवण अम्लीय है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट एक अम्लीय लवण है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वैद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है। जी हाँ, वैद्युत ऋणात्मकता किससे कहते हैं या किसकी क्षमता को मापता है, कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, वैद्युत ऋणात्मकता है, ये इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता को मापता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। जी हाँ, कमरे के तापमान में द्रव में बदल जाती है, कौन सी धातु है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। समान ताप पर कमरे में द्रव अवस्था बदल जाती है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्रोमीन। जबकि धातु होती है कमरे के समान ताप पर द्रव अवस्था में आपकी पारा को Hg कहते हैं, ब्रोमीन को Br कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। जी हाँ, पूछा गया है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, NO2CO3 और 10H2O। जी हाँ, 10H2O जल के अणु। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। जी हाँ, धातु पूछा गया है जिसका फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी स्टूडेंट आंसर दीजिए। फोटो फिल्मों में आपको इस्तेमाल की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रजत को हम लोग क्या बोलते हैं, एजी किसे कहते हैं। जी हाँ, एजी सुनो जी, एजी कहते हैं हम लोग चांदी को। जी हाँ, चांदी को, सिल्वर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बेहतरीन प्रश्न है,
जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? जी हाँ, किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। खाना पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सब स्टूडेंट का आना चाहिए। खाना पकाने के लिए किया जाता है, जी हाँ, एलपीजी है, जिसको एलपीजी गैस कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, जी हाँ, लिक्विड, हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, और जबकि लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जी हाँ, एलपीजी को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बहुपयोग। जी हाँ, बहुपयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती हैं। जी हाँ, पानी की प्लास्टिक की बोतलें किसकी बनी होती हैं? प्लास्टिक की पानी की बोतलें किसकी बनी होती हैं? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। बेकेलाइट, पॉलीस्टीन, पॉलीथीन और सिलिकॉन। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दीजिए, सभी भाई बहन और गणनी दीजिए। ये आपका राइट आंसर है, ये बनी होती है आपकी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पॉलीथीन की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, काफ़ी हर एक एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, भोपाल त्रासदी। जी हाँ, भोपाल त्रासदी कब हुई थी? ये हुई थी 1984। जी हाँ, और किसके कारण हुई थी? कौन सी गैस का हिस्सा हुआ था? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। जी हाँ, ये हुई थी, जल्दी से आंसर दीजिए, किसके कारण हुई थी? जल्दी से आंसर भोपाल त्रासदी का। आपका राइट आंसर है मेथिल आइसोसाइनाइड। जी हाँ, मेथिल आइसोसाइनाइड आपका CH3CN आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कोशिका प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? जी हाँ, कोशिका में फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जीव, द्रव, केंद्रिका, सूत्रकारिका, केंद्रक। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आंसर। जी हाँ, नियंत्रण किसके द्वारा होता है कोशिका में? आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केंद्रक के द्वारा नियंत्रण होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? जी हाँ, कोशिका विभाजन में सक्षम है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। पैराकाइमा, जाइलम, विभाजोत्तक और स्केलेकाइमा। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सब स्टूडेंट को। कोशिका विभाजन में सक्षम है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विभाज्योत्तक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? जी हाँ, वंशानुक्रम किस पर डिपेंड है या इसकी इकाई क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सब स्टूडेंट दीजिए। जी हाँ, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? फोनोटाइप, RNA, जेनोटाइप और जीन। कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट का बैक इंटरस्टेलर। जी हाँ, वंशानुक्रम इकाई आपकी इकाई इसकी जीन। जी हाँ, जीन पर आधारित है जेनेटिक्स, वंशानुक्रम जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, डैश का शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? जी हाँ, कोशिका की 2 परतों से बना होता है। किसका शरीर कोशिका की 2 परतों से बना होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दीजिए। सिलेंटेटा, निमेटोडा, एनालिडा एंड प्लेथिलिस मेथाइंस। कमेंट बॉक्स में आंसर, किसका शरीर 2 परतों से बना रहता है? जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है, कमेंट बॉक्स में आंसर, 2 परतों से बना होता है आपका सिलेंटेटा। सिलेंटेटा एक संघ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह किस पर डिपेंड करता है? जी हाँ, स्वादिष्ट भोजन देखकर किसी के नाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है, यह किस पर डिपेंड करता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। स्वादिष्ट भोजन, जी हाँ, ये आपका है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? जी हाँ, मानव रक्त के पीएच का लगभग मान क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। पीएच वैल्यू कितनी है? जल्दी से आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जब पीएच मानव रक्त की होती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, 7.4। जी हाँ, 7.4। 7 के ऊपर वाले जो पीएच वैल्यू होते हैं उसको हम लोग क्षार कहते हैं। 7 कहते हैं हम लोग जल को, जल आपका होता है उदासीन, और 7 के नीचे वाले की पीएच वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? अम्लीय कहते हैं। जी हाँ, अम्लीय कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है? जी हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो क्या चीज़ शामिल है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। प्रस्रवण और निश्वासन, कोशिकीय श्वसन और किण्वन, स्फूर्ति और विस्तारण, अनुगम और निगम। जल्दी से आंसर सब स्टूडेंट का आना चाहिए। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, प्रश्वसन और निश्वासन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है? जी हाँ, अनुमस्तिष्क के बारे में कौन सा सही नहीं? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। ABCD 4 विकल्प आपके सामने, अनुमस्तिष्क के बारे में कौन सा सही नहीं है?
कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपका जो राइट आंसर है अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यह मस्तिष्क काफ़ी छोटा भाग, यह लगभग 25% है। ये स्टेटमेंट आपका पूर्णतः गलत है, जबकि 3 स्टेटमेंट आपके सही हैं। यह मस्तिष्क का पश्च भाग होता है, यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है। इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्क, गोलार्ध और 1 केंद्रीय वर्मिक्स कहलाता है। नेक्स्ट बात आपके सामने, जी हाँ, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? जी हाँ, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? जी हाँ, ABCD 4 विकल्प आपके सामने। मांसपेशी की बात की जा रही तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्टेपेडियस। जबकि हड्डी की बात करते हैं तो स्टेपेडियस आपकी सबसे छोटी हड्डी है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जी हाँ, थायरॉक्सिन का संश्लेषण के लिए क्या चीज़ आवश्यक होती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आयोडीन। जी हाँ, आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ, शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश में रखे जाते हैं। जी हाँ, किस पे रखे जाते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए, सभी भाई का आना चाहिए, सभी बहन का आना चाहिए, सभी गर्नी का आना चाहिए। जो सरकारी सीट पक्की करना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, आपका राइट आंसर ये रखे जाते हैं अधिवेशन, जिसको टेट्रिस बोलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है? जी हाँ, विटामिन ए की बात की गई है और अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। जी हाँ, विटामिन ए को क्या जानते हैं? रेटिनॉल के नाम से जानते हैं। और इससे कौन सी बीमारी होती है विटामिन ए से? विटामिन ए से होती है आपकी रतौंधी। और अच्छा स्रोत आपका है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गाजर। जी हाँ, गाजर। नेक्स्ट बात आपके सामने, इबोला क्या है? जी हाँ, इबोला क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट का आना चाहिए। जी हाँ, इबोला क्या है? 4 विकल्प आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। जी हाँ, इबोला आपका है विषाणु जनित रोग है, जो कहाँ है? पश्चिमी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा फैला है। नेक्स्ट बात आपके सामने, जी हाँ, एनाफ्लीज मच्छर के बारे में आ गया। एनाफ्लीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? कौन सा सही विकल्प है? कमेंट बॉक्स में आपको चुनना है। या एनाफ्लीज मच्छर से कौन सा रोग होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। जी हाँ, ABCD 4 विकल्प आपके सामने। मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, ये 3 कथन आपके हैं। कौन सा कथन आपका सही है? विकल्प में जल्दी से आंसर दीजिए। जी हाँ, एनाफ्लीज मच्छर से आपसे कौन सा रोग होता है? मलेरिया। आपका विकल्प नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके सामने, यौन संक्रमित बीमारी कौन सी नहीं? जी हाँ, यौन संक्रमित बीमारी कौन सी नहीं है? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। गोनेरिया, सिफिलिस, कैंडिडियासिस और मस्से। कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए, सभी भाई और बहन का आंसर आना चाहिए। जी हाँ, यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिए। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कैंडिडियासिस। जी हाँ, ये बीमारी आपकी किससे फैलती है? ये बीमारी आपकी फैलती है कवक, जिसको हम लोग फंगी बोलते हैं। कवक से ये बीमारी फैलती है। जबकि गोनेरिया, सिफिलिस और मस्से ये आपके यौन संक्रमित बीमारी है। नेक्स्ट पर आपके सामने, जी हाँ, महासागरों में मौजूद शैवाल की विशाल मात्रा किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न करती है? किसका स्रोत उत्पन्न करती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। शैवाल से क्या चीज़ उत्पन्न होता है या किसका सोर्स है? 4 विकल्पों में। जी हाँ, शैवाल से उत्पन्न क्या होता है? मीथेन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मीथेन। शैवाल नीचे समुद्र में पाए जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, जैविक अपघटन हो जाता है तो मीथेन, वहाँ से गैस निकलती है मीथेन। शैवालों को खाया भी जाता है। जी हाँ, शैवालों का उपयोग खाने के रूप में भी करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने, फूल के नर प्रजनन भाग को डैश कहा जाता है? जी हाँ, फूल के नर प्रजनन भाग को क्या कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 4 विकल्प आपके सामने, अंड, पुंकेसर, बाह्यदल, पुंज, बाह्यदल। जी हाँ, नर जनन भाग को कहा जाता है पुंकेसर, जबकि मादा जनन भाग को कहा जाता है स्त्रीकेसर। नेक्स्ट आपके सामने, पौधों में बौनापन निम्नलिखित में से किसके उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? जी हाँ, पौधों में बौनापन, पौधे में बढ़ नहीं रहा या उसमें वृद्धि नहीं हो रही, ये किसके कारण होता है? इसको किसको द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में आंसर। आपका जो राइट आंसर है जिबरेलिक अम्ल। जी हाँ, जिबरेलिक अम्ल या जिबलेक्सी एक हार्मोन्स होता है, जिबरेलिन हार्मोन्स। नेक्स्ट आपके सामने, परागकण डैश के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? जी हाँ, परागकण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दीजिए। जी हाँ, परागकण उत्पन्न किए जाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, परागकोश के कारण।
पराग क्वेश्चन। नेक्स्ट पर आपके सामने स्मृति में सुधार के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, स्मृति याददाश्त को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद में किस पौधे का उपयोग किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। ABCD 4 विकल्प आपके सामने। स्मृति के लिए उपयोग किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ब्राह्मी एक पौधा होता है, इसका उपयोग करते हैं आयुर्वेद में। पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया था? जी हाँ, पोलियो का पहला प्रभावी टीका किसने बनाया? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दीजिए। लुई पास्कल, रॉबर्ट एडवर्ड्स, जॉन गिब्सन और जोनास ईसॉल। जल्दी से आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट, सभी भाई बहन और गहने। सबसे पहले बात करते हैं कि पोलियो क्या है। पोलियो एक वायरस जनित रोग है। जी हाँ, वायरस जनित रोग है और इसका पहला टीका किसने बनाया? आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जोनास ई साल्क ने। जी हाँ, जोनास ई साल्क। पहला वनस्पति वैज्ञानिक किससे माना जाता है? जी हाँ, पहला वनस्पति वैज्ञानिक किससे माना जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। जी हाँ, पहला वनस्पति वैज्ञानिक माना जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर, थियोफेटस को। जी हाँ, थियोफेटस को। नेक्स्ट पर आपके सामने निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिर का त्याग करने में किया जाता है? जी हाँ, किसका उपयोग सिर का त्याग करने में किया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर सभी स्टूडेंट दीजिए। सिर का, जी हाँ, सिर का त्याग करने में उपयोग किया जाता है एस्टिक अम्ल का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, एस्टिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पर आपके सामने, जी हाँ, ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपको। बात करते हैं हम लोग ग्लूकोमीटर की। ग्लूकोमीटर से क्या नापते हैं? जी हाँ, शुगर की मात्रा नापते हैं और ये किसकी नापते हैं? डायबिटीज़ पेशेंट की नापते हैं। जी हाँ, डायबिटीज़ पेशेंट की नापते हैं। ये एक चिकित्सक उपकरण है। आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर आपके सामने ऑक्सैलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत क्या है? जी हाँ, ऑक्सैलिक एसिड किससे प्राप्त की जाती है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जी हाँ, ऑक्सैलिक एसिड प्राप्त किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, टमाटर से। जी हाँ, टमाटर से प्राप्त किया जाता है। जबकि हम लोग बात करते हैं चींटी के डंक से प्राप्त किया जाता है आपका फॉर्मिक एसिड। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना है, फॉर्मिक एसिड। जबकि इमली से आपका टार्टरिक एसिड। जी हाँ, टार्टरिक एसिड। और जबकि खट्टा दूध लैक्टिक एसिड। जी हाँ, खट्टा दूध लैक्टिक एसिड। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने डिस्कस किए ये साइंस से संबंधित, जी हाँ, जनरल साइंस से संबंधित 3 प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, CGL का, CSL का, UP पेट कोई भी एग्जाम हो, उसमें इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे कहना चाहूँगा जो चीज़ आपको ना समझ में आए क्लास को रिपीट करके देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो उसको नोट डाउन कीजिए। कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम पूछिए, आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। और कहना चाहूँगा जो भाई बहन अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विद शशांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको वीडियो क्लासेस का नोटिफिकेशन और PDF और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जाती हैं। और आपसे कहना चाहूँगा आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट पक्की कीजिए, मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।